हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेक्चर 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले टॉपिक जो है आपका डिफेक्ट्स इन रेल। कल हम लोग रेल के बारे में पढ़ रहे थे ना। ठीक है, मैं बोला था डिफेक्ट्स इन रेल कल करेंगे करके, तो वही। तो डिफेक्ट्स जो होता है, माइनर डिफेक्ट्स होता है, मेजर डिफेक्ट्स होता है। ठीक है, माइनर डिफेक्ट्स मतलब ऐसे डिफेक्ट जिसको हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जिसके आने से हम लोग को रेल सेक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। छोटे मोटे डिफेक्ट जैसे कि आपका स्मॉल सीम्स ऑन द रनिंग फेस ऑफ द रेल। तो रनिंग फेस किसको बोलते हैं आपको पता है ना। ये आपका क्या हो गया, टॉप जो फेस होता है, टॉप सरफेस रेल का, उसको क्या बोलते हैं, रनिंग फेस बोलते हैं। और इसी रनिंग फेस में जो टॉप ऑफ रेल है उसमें छोटा मोटा क्रेक, एकदम माइनर सा क्रेक, जो आंख से भी जब एकदम ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, तो ऐसा टाइप का जो क्रेक वगैरह है, सीम्स बोल रहे हैं उसको, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। मेजर की अगर मैं बात करूं, मेजर डिफेक्ट्स में आपका हॉगिंग होता है, बकलिंग हो सकता है, कोरुगेटेड डिफेक्ट्स होते हैं, किंग डिफेक्ट्स होते हैं, इन्हीं को हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं। हॉगिंग जो डिफेक्ट है, ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये हॉगिंग डिफेक्ट है। इसमें क्या हो रहा है कि दो रेल का पटरी है, जॉइंट में क्या हो गया है कि व्हील एक्शन के कारण, मतलब व्हील लोड के कारण थोड़ा सा जो जॉइंट में है वो नीचे की ओर डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो नीचे की ओर डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। क्यों डिफ्लेक्ट होता है, तो हेवी लोड के कारण डिफ्लेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखो वही लिखा है, पहला पॉइंट में लिख रहा है कि एट जॉइंट रेल गेट डिफ्लेक्टेड, या फिर सेटल हो जा रहा है। जॉइंट में रेल क्या हो जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, नीचे की ओर सेटल हो जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हॉगिंग डिफेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि हॉगिंग डिफेक्ट जो होता है वर्टिकल प्लेन में आएगा। दिख रहा है ना अपने को, वर्टिकली इस प्रकार का डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हॉगिंग हमेशा कौन से प्लेन में आ सकता है, मतलब आता है वर्टिकल प्लेन में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है बिकॉज ऑफ लूज पेकिंग एंड लूज फीस प्लेट रेल एंड्स एंड बेंड डाउन एंड डिफ्लेक्ट। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो ज्वाइंट प्रोवाइड किया गया है, ज्वाइंट जनरली दो रेल को जो ज्वाइंट करते हैं वो फीस प्लेट से करते हैं। फीस प्लेट ही अगर आपका लूज है, स्ट्रांग नहीं है, वीक है, ठीक है, और उसके अलावा पेकिंग, लूज पेकिंग मतलब नीचे जो आप बैलास्ट प्रोवाइड किए हैं उसका पेकिंग लूज है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका रेल नीचे की ओर जब आपका ट्रेन उसमें ट्रेवल करेगा। तो ये हॉगिंग हो गया। अब बकलिंग की बात करते हैं। बकलिंग जो है, बकलिंग को पहले समझ लो। राइट साइड में आपको दिया गया है कि ये स्लीपर है और ये रेल है। ये आपका क्या हो गया, स्लीपर है, ठीक है, और ये क्या है, रेल है। तो बकलिंग डिफेक्ट कैसे दिख रहा है आपको रेड कलर में, कि आउटर डायरेक्शन में थोड़ा सा, मतलब लेटरली क्या होने चाह रहा है, वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेटरली डिफ्लेक्ट हो जा रहा है रेल। ठीक है, किस कारण से होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि रेल गेट आउट ऑफ देयर ओरिजिनल पोजीशन, जो भी उसका ओरिजिनल पोजीशन है उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है, तो ये इनसफिशिएंट एक्सपांशन गैप के कारण हो सकता है। जो एक्सपांशन जो प्रोवाइड करते हैं ना रेल में, जनरली कितना, 1 इंच का लगभग प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसको बोल सकता हूँ मैं 2 सेंटीमीटर के आसपास प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है इनसफिशिएंट एक्सपांशन ज्वाइंट के कारण ये डिफ्लेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा, हेवी लोड के कारण भी डिफ्लेक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो इट इज ऑकर इन द लेटरल डायरेक्शन। वही लिखा गया है कि ऊपर वाला जो हॉगिंग था वो कौन से वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा था, और जबकि बकलिंग कौन से डायरेक्शन में आता है, लेटरल डायरेक्शन में आता है। अगला डिफेक्ट आपके सामने आ रहा है करुगेटेड डिफेक्ट। तो रेल के ऊपर में अंडुलेशन आ जाती है, मतलब खुरदरापन आ जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं करुगेटेड डिफेक्ट। तो अंडुलेशन ऑन द टॉप ऑफ द रेल सेक्शन। ठीक है, तो ये क्यों आता है, तो रिपीटेटिव, मतलब कि गाड़ी चले जा रहे हैं किसी पटरी में, पटरी अब चलते चलते उसका भी कुछ ना कुछ एज है ना, तो पुराना होगा, तो पुराने होने के साथ साथ उसमें करुगेशन डिफेक्ट जनरली आने लग जाता है। तो बिकॉज ऑफ द फटीग लोड, इरोजन, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है। रेल पहले से ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहा होगा, ठीक है, तो उस कारण भी अपने को करुगेटेड डिफेक्ट देखने को मिल जाता है। मेन कारण क्या है उसका, फटीग लोड या फिर इरोजन के कारण अपने को समय के साथ करुगेटेड डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किंक डिफेक्ट क्या होता है, तो किंक डिफेक्ट भी आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि रेल का पटरी का जो गेज है वो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं किया गया है। मैं बोला था कि जो गेज होता है वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ होना चाहिए, मतलब जितना भी लेंथ है उसमें हर जगह मतलब गेज जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको रेड सर्कल में, थोड़ा सा गेज में क्या है,
डिस्टरबेंस है, मतलब कि अंदर की ओर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ब्रॉड गेज है तो वहाँ होना चाहिए था कितना 1.676, लेकिन ये हो गया है मान लो 1.625, ऐसा टाइप का कुछ थोड़ा बहुत अंतर आ गया है, जिसके कारण जब इस पटरी में ट्रेन चलेगा तो यहाँ पर इफेक्ट नहीं होगा, उस मतलब उस पटरी को डिफ्लेक्ट कर देगा या फिर उसको क्रश्ड कर देगा। ठीक है, तो वहां पर जो हो जाएगा रेल क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब यहाँ पर फेलवर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के फेलवर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, किंक डिफेक्ट बोलते हैं। तो व्हेन एंड ऑफ द एडजॉइनिंग रेल मूव्स स्लाइटली आउट ऑफ द पोजीशन, ठीक है ना, तो जब अपने पोजीशन से थोड़ा बहुत भटक जाता है रेल, तो इस कारण से अपने को इस प्रकार का डिफेक्ट देखने को मिलता है। और इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग शोल्डर्स डिफेक्ट भी बोलते हैं, किंक डिफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, शोल्डर्स डिफेक्ट भी बोलते हैं। ड्यू टू इम्प्रॉपर गेज एंड अलाइनमेंट, मतलब जब इम्प्रॉपर गेज गेज जब सही नहीं होगा या फिर जब अलाइनमेंट रेल का सही नहीं होगा, तब हमको किंक डिफेक्ट देखने को मिलता है। एकदम सरल सरल सा चीज है, ठीक है, मैं डायग्राम से समझाते जा रहा हूँ तो आपको सब समझ में आते भी जा रहा होगा। तो क्रीप ऑफ रेल को देखते हैं अब। क्रीप ऑफ रेल ये भी एक प्रकार का डिफेक्ट है, बोल सकते हैं कि रेल में क्रीप क्यों आ रहा है। तो देखो होता क्या है कि समय के साथ ये जो क्रीप है वो देखने को जनरली मिल ही जाता है। ठीक है, क्यों, जब आपका कुछ ना कुछ एज होता है, मैं बोला ना किसी भी चीज का लाइफ होता है, मतलब एज मतलब लाइफ होता है। तो अब वो जो पटरी अपन ट्रैक बिछा चुके हैं, ठीक है, अब वो समय के साथ वो यूज होते जा रहा है, यूज होते जा रहा है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार के क्रीप को हम लोग जल्दी देखने को नहीं मिलता, एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होता है जो समय के साथ बहुत समय के बाद देखने को मिलता है क्रीप, है ना। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ट्रैक में डाउन डायरेक्शन और अप डायरेक्शन दोनों में ट्रेन जरूर चलाते हैं। डाउन डायरेक्शन अप डायरेक्शन मतलब कि कोई सा भी डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रेन उसमें या फिर व्हीकल चलाना जरूरी होता है। जितना मतलब अप जा रहा है उतना ही डाउन भी हम लोग लाते हैं उस ट्रैक से, सेम ट्रैक से, ताकि क्रीप अपने को देखने को ना मिले। ठीक है, अब समझते हैं क्रीप होता क्या है। अभी तो इतना सारा भाषण दे दिया। सम परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑकर ड्यू टू कांस्टेंट अप्लाइंग लोड, मतलब कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है ट्रैक में कांस्टेंट अप्लाइंग लोड के कारण, ठीक है ना। और ये इट इज टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस जैसे मैं बोला। और उसके कारण क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो जाता है रेल का। मतलब देखो ये हो क्या रहा है कि ये जो स्लीपर था, स्लीपर का ये ब्लू कलर में ओरिजिनल पोजीशन है, जबकि रेड कलर में क्या हो गया है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया है अपने जगह से, ठीक है ना। अपने जगह से थोड़ा सा क्या हो गया है, वो डिफ्लेक्ट हो गया है, मूव कर गया है, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, क्रीप फेल्वर बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्रीप जो रहता है थोड़ा बहुत अलाउबल भी होता है, थोड़ा बहुत अगर डिस्टरबेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना, 150 मीटर लिख दिया हूं मैं, मेरे ख्याल से ये 150 mm होना चाहिए, ठीक है ना। 150 mm होगा ये। तो 150 mm तक क्रीप जो रहता है वो अलाउबल रहता है। और उसके बाद फिर अपन को क्या करना पड़ता है, ट्रैक को फिर से रिडिजाइन करना पड़ता है, ठीक है, फिर से मतलब मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद फिर मेजर्ड बाय क्रीप इंडिकेटर, क्रीप इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, क्रीप को मेजर करते हैं, ठीक है ना। पूछ सकता है कि एकदम आसान सा पूछ सकता है कि किसके हेल्प से हम लोग क्रिप को मेजर करते हैं, क्रिप इंडिकेटर की हेल्प से मेजर करते हैं। स्लीपर की अगर मैं बात करूं तो स्लीपर जो होता है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आ गए ना, आज मेरे को थोड़ा सा काम है तो जल्दी खत्म करना है इसलिए ना, तो ध्यान देना। तो स्लीपर जो होता है ना, स्लीपर जो होता है रेल के नीचे में जो होता है स्लीपर होता है, ठीक है ना, रेल के नीचे में होता है स्लीपर होता है। टाइम को मैनेज करके आज बना रहा हूँ मैं ये चाह रहा हूँ कि रोज एक ना एक लेक्चर किसी सब्जेक्ट का मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूं, ये मैं चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोशिश पूरी रहेगी, हो सकता है कि किसी दिन ना आए, ठीक है, और बहुत चांस है कि किसी दिन ना आए। सप्ताह में मतलब 4-5 दिन भी आ गया तो ये मेरे लिए मतलब जीत होगा ठीक है ना। तो उतना मैं कोशिश करूंगा, लेकिन डेली का मैं अभी कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लीपर की अगर मैं बात करूँ तो स्लीपर रेल के नीचे में प्रोवाइड किया जाता है। क्या काम होता है इसका, कि जो आपका एक्सल लोड है उसको ट्रांसफर करता है कहाँ, स्लीपर में, और फिर स्लीपर से फिर वो कहाँ जाता है, बेलास्ट में जाता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के ट्रांसफर कर रहे हैं एक्सल लोड को बेलास्ट में, ये इसका मेन काम होता है। उसके अलावा लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेटरल स्टेबिलिटी मतलब को गेज को मेंटेन करके रखता है, रेल को फिक्स रखता है ना। स्लीपर का काम क्या होता है, रेल को फिक्स रखना उसके जगह में। उसके अलावा वही लिखा है कि मेंटेन गेज प्रॉपरली, और उसके अलावा प्रोवाइड इलास्टिक मीडियम। इलास्टिक मीडियम प्रोवाइड करना मतलब जो लोड होता है उसको ट्रांसफर करना नीचे की ओर, ठीक है ना।
बेलास्ट में ट्रांसफर करता है। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ स्लीपर देखते हैं। वुडन स्लीपर होता है, वुडन स्लीपर मतलब नॉर्मल वुड का स्लीपर होता है, टीक वुड का जनरली बनाया जाता है स्लीपर। इस प्रकार का जो स्लीपर होता है, जितनी भी अच्छी क्वालिटी होती है स्लीपर की वो होती है, थोड़ी बहुत छोड़ के, जैसे कि फायर रेजिस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू उतना अच्छा नहीं होता है, उसके अलावा जितनी भी गुड प्रॉपर्टी होनी चाहिए स्लीपर में सब होता है, ठीक है ना। गुड क्वालिटी होता है, स्क्रैप वैल्यू थोड़ा सा कम होता है, और लाइट इन वेट होता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है, इजी टू रिमूवेबल होता है, स्ट्रॉन्ग इनफ होता है, जितने भी फास्टनिंग होता है वो आसानी से इसमें किया जा सकता है, इलास्टिक होता है, टीक वुड का यूज किया जाता है। लाइफ इसका थोड़ा सा कम होता है, 12 साल का होता है सिर्फ, और उसके अलावा पॉइंट एंड क्रॉसिंग में ये बहुत अच्छा होता है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग में जनरली वुडन स्लीपर का यूज किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में वुडन स्लीपर का यूज नहीं किया जाता है, और इसका कारण आप लोग जान ही रहे होगे, है ना। यहाँ वुडन स्लीपर का यूज करोगे तो लोग लकड़ी काट काट के ले जाएंगे गांव क्षेत्र में, समझ रहे हो ना। तो इसलिए यहाँ पर वुडन स्लीपर का यूज नहीं हो सकता है। जनरली वेस्टर्न कंट्रीज में अभी भी इसका यूज अच्छा खासा हो रहा है, वाइडली यूज होता है, मतलब अगर इंटरनेशनली लेवल पे अगर देखा जाए तो। बट नेशनल लेवल पे अगर बात करोगे तो वुडन स्लीपर का यूज नहीं के बराबर आज के समय में हो गया है, बहुत कम यूज होता है। कास्ट आयरन स्लीपर की बात करें तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्लीपर है। इंडिया में लगभग 50% जो होता है कास्ट आयरन स्लीपर का यूज किया जाता है। स्क्रैप वैल्यू इसकी हाई होती है, और बाकी सब वही चीज है ना, हाई स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, फायर रेजिस्टेंट भी होता है, और उसके बाद अलावा जो भी प्रॉपर्टी होती है गेज को प्रॉपर मेंटेन करके रखता है, ये सब चीज है। तो CST9 स्लीपर इसका एग्जांपल हो जाएगा। सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया में। इसका एज जो होता है या फिर लाइफ 60 इयर्स का होता है। स्टील स्लीपर भी वैसे ही होता है कास्ट आयरन स्लीपर के जैसे। इसका स्क्रैप वैल्यू जो होता है हाई होता है, हाई स्ट्रेंथ, मतलब ठीक ठाक स्ट्रेंथ होता है। इसका जो स्ट्रेंथ होता है कास्ट आयरन स्लीपर से कम होता है, लेकिन वुडन स्लीपर से ज्यादा होता है। स्टील स्लीपर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, वुडन स्लीपर से ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं कंक्रीट स्लीपर से या फिर कास्ट आयरन स्लीपर से तो थोड़ा कम होता है, इकोनॉमिकल होता है। कंक्रीट स्लीपर के कंपैरिजन में इकोनॉमिकल होता है, कंक्रीट स्लीपर थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर में जो यूज होता है ना इंडिया में, वो स्टील स्लीपर यूज होता है। पहले नंबर में कास्ट आयरन, दूसरे नंबर में स्टील स्लीपर, उसके बाद फिर बात करते हैं कंक्रीट स्लीपर की। कंक्रीट स्लीपर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, हेवियर होता है, सब प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये भी बहुत अच्छा स्लीपर होता है। बस थोड़ी बहुत अब कमी तो सब में होती है, इसमें कमी ये होती है कि ये थोड़ा सा वजन होता है, मतलब वजन होने के कारण इसका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण अनइकोनॉमिकल हो जाता है, और इसको इजिली ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो जनरली प्री कास्ट कॉन्क्रीट स्लीपर का यूज करते हैं, M55 का यूज करते हैं। स्क्रैप वैल्यू इसका लेस होता है। इसका स्क्रैप वैल्यू क्या होगा बताओ ना, थोड़ा बहुत जो छड़ निकल रहा है वही बस उसका स्क्रैप वैल्यू है। कंक्रीट को तो फिर से यूज नहीं कर सकते। और उसके अलावा ट्रैक मॉडुलस अच्छा होता है, मतलब स्टीफनेस अच्छा होता है। उसके बाद फिर मेंटेन गेज को प्रॉपर्ली मेंटेन करता है। लाइफ भी इसका अच्छा खासा होता है, और फायर रेजिस्टेंट भी होता है, ठीक है। ये सब एकदम आसान आसान चीज है, मैं जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहा हूँ। कंपोजिट स्लीपर ये थोड़ा सा नया हो जाएगा, ठीक है ना, सबको इसको नहीं जानते तो इसको सुन लेना। कंपोजिट स्लीपर मतलब कि आज के समय में, मॉडर्न समय में कंपोजिट स्लीपर का ही यूज करना बहुत सही होगा, ठीक है। इंडिया में तो अभी ना के बराबर यूज हो रहा है, कुछ डेवलप्ड सिटीज में को छोड़ के, ठीक है ना, इंडिया की जो मतलब डेवलप्ड है उनको छोड़ के। जैसे कि आपका मॉडर्न स्लीपर भी बोल सकते हैं इसको। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम लोग वेस्ट प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, रबर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण इसको प्लास्टिक स्लीपर भी बोलते हैं, ठीक है। तो और उसके अलावा सब प्रॉपर्टीज जो स्लीपर की नॉर्मल होती है ना, वो सब होती है इसमें भी। और दे हैव मेनी अदर प्रॉपर्टीज, ऑल वही लिखा है आपको अगले पॉइंट में, दे हैव मेनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ दी ऑल अदर टाइप ऑफ दी स्लीपर, मतलब जो अन्य स्लीपर की जो प्रॉपर्टी होती है वो इसकी भी होती है, और लॉन्ग लाइफ होता है, 50 साल का होता है। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, इसको याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स जो होता है ना, वो कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए एस प्लस एच इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 करके आप लोग कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स निकाल सकते हैं। इसमें ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, बस कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में एस क्या है, तो स्ट्रेस या फिर स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं, और एच को हार्डनेस इंडेक्स बोलते हैं। एच क्या है आपका, हार्डनेस इंडेक्स है, और एस जो है स्ट्रेंथ इंडेक्स है। उसके बाद फिर ट्रेक स्लीपर होता है, क्रॉसिंग स्लीपर, मतलब कि कहाँ कहाँ पर कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स कितना होता है। अगर मैं ट्रेक स्लीपर की बात करूं, ठीक है ना, अरे ट्रेक स्लीपर मतलब नहीं समझ रहे हो, जो ट्रेक में यूज करेंगे नॉर्मल ट्रेक में, वो ट्रेक स्लीपर हो गया। क्रॉसिंग मतलब कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग में जो सा स्लीपर का यूज करेंगे वो क्रॉसिंग स्लीपर हो जाएगा। ब्रिज स्लीपर मतलब ब्रिज में अगर किसी प्रकार के स्लीपर का यूज कर रहे हैं तो वो ब्रिज स्लीपर हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। तो ट्रेक स्लीपर जो होता है 783
प्रोवाइड करते हैं। इसको याद कर लेना, रट लेना, आ सकता है गुप्ता की बुक में, मतलब गुप्ता एंड गुप्ता बुक में शायद ये ट्रेक स्लीपर के बारे में पूछा है। तो ट्रेक स्लीपर की जो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स होता है वो 783 होता है, क्रॉसिंग स्लीपर का 1352 होता है और ब्रिज स्लीपर का 1455 होता है। फिर से रिवीजन कर लो, 783, 1352 और 1455। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ क्योंकि पानी गिरने लग गया मेरे घर में, मेरे को कपड़ा निकालना है, सॉरी है ना। आप लोग तब तक याद करो, मैं आ रहा हूँ। चलो, आई एम बैक। तो याद हो गया होगा अब तक तो 783, 1352 एंड 1455। एक्चुअली मैंने क्या है कि मेरे पास एडिट करने का टाइम नहीं रहता कि मैं एडिट करूं, इसलिए सॉरी उसके लिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्लीपर आपको सामने दिख रहा होगा, ये आपका वुडन स्लीपर है, ठीक है ना, ये क्या है, वुडन स्लीपर है। और उसके बगल में आपको कॉन्क्रीट स्लीपर दिख रहा होगा, कॉन्क्रीट स्लीपर दिख रहा होगा। ये जो है नीचे में लेफ्ट में जो दिख रहा है ये स्टील स्लीपर है, ठीक है ना, स्टील स्लीपर है। और ये जो है आपके पास कास्ट आयरन स्लीपर है, CI लिख दे रहा हूँ। और ये जो दिख रहा है ये कौन सा स्लीपर है, ये कंपोजिट स्लीपर है ना, कंपोजिट स्लीपर है, ठीक है। इसको जूम करके दिखा दूं क्या थोड़ा थोड़ा, ये वुडन स्लीपर है, ठीक है। और ये जो है आपका कॉन्क्रीट स्लीपर है, पानी तेज हो गया ये स्टील स्लीपर है, एकदम टाइमिंग में आ गया, मतलब मैं स्टील स्लीपर है और कास्ट आयरन स्लीपर है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, कंपोजिट स्लीपर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब स्लीपर डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ स्लीपर पर लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीपर डेंसिटी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है ना। नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ, पर रेल लेंथ मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि आपका ब्रॉड गेज का लेंथ कितना होता है, 13 मीटर होता है। तो 13 मीटर में कितने स्लीपर हम लोग फिट करेंगे या फिर होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीपर डेंसिटी बोलते हैं। इन इंडिया स्लीपर डेंसिटी कितना लिया जाता है, तो इंडिया में जनरली स्लीपर डेंसिटी N+2 से लेके N+7 लिया जाता है। N क्या है, तो N जो है नंबर ऑफ स्लीपर पर मीटर है, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्लीपर पर मीटर है। मतलब कि 1 मीटर में एक स्लीपर आएगा और प्रेजेंट इन 1 रेल लेंथ। नहीं समझ में आया ना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दूसरे तरफ है इसलिए नहीं समझ में आया। नंबर ऑफ स्लीपर पर मीटर प्रेजेंट इन 1 रेल लेंथ, ठीक है। आवाज सुनाई दे रहा होगा ना, मेरे ख्याल से नॉइस कैंसिलेशन है तो सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि पानी बहुत तेज से गिर रहा है एकदम, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। नंबर ऑफ स्लीपर पर मीटर प्रेजेंट इन 1 रेल लेंथ, ये हो गया आपका, ठीक है। अभी क्वेश्चन बना लो यार, सब समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, ठीक है ना, इसको जल्दी से बना के दिखा दो। अगर जिससे बनता है वो बना दो, जिससे नहीं बनता वो सामने देख लेना, ठीक है। इसमें करना क्या है कि अपने को नंबर ऑफ स्लीपर निकालना है, 2 किलोमीटर लेंथ में कितने स्लीपर आएंगे ये निकालना है। अपने को दे दिया गया है कि हमारे पास ब्रॉड गेज ट्रैक है और उसके अलावा स्लीपर डेंसिटी N+6 का है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहली बात जानते हैं कि ब्रॉड गेज ट्रैक जो होता है वो 13 मीटर का होता है और स्लीपर डेंसिटी जो होगा वो क्वेश्चन में दे दिया गया है कि N+6 होगा करके। तो N क्या होता है भाई, N होता है 13 + 6। अब यहाँ पर जो समझा रहा हूँ ना, एन क्या होता है। एन जो होता है, जैसे कि आपका 13 मीटर का अपने पास रेल है, ठीक है ना, ये 13 मीटर का रेल है, तो हर 1 मीटर में एक स्लीपर तो फिट करना ही है, वही होता है एन। मतलब कि ब्रॉड गेज के लिए एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर मैं नैरो गेज बोलता तो नैरो गेज के लिए एन का वैल्यू कितना हो जाता, बोलते आप 12 हो जाता, ठीक है ना, यही चीज है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, ये 19 नहीं हो जाएगा। तो डेंसिटी कितना आ गया, 19 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अपने को पूछ रहा है कि 2 किलोमीटर लेंथ में कितना स्लीपर आएगा। अभी मेरे को ये पता चल गया कि 13 मीटर में मैं 19 स्लीपर फिट करूंगा, 13 मीटर में 19 स्लीपर फिट करूंगा। लेकिन मेरे को पूछ क्या रहा है, 2 किलोमीटर में, मतलब कि 2000 मीटर में कितना स्लीपर फिट करूंगा। अब ये नॉर्मल मैथ्स का चीज हो गया,
ठीक है ना। ये तो आप लोग ऐसे ही कर दोगे। 13 मीटर में जब 19 स्लीपर आता है तो 2000 मीटर लेंथ में कितना स्लीपर आएगा। तो कैसे करूंगा बताओ, 1 मीटर में 19/13 और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 2000 से, आ जाएगा क्या। ठीक है, तो 19 दूनी 38, मतलब ये हो जाएगा आपका 38,000 डिवाइडेड बाई 13। तो ये लगभग कितने के आसपास आ जाएगा, 13 या 39, मतलब 3000 के आसपास आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। 13 दूनी 26 हो जाएगा और उसके बाद बचेगा कितना, 8 एक मिनट, 13 13 26, उसके बाद फिर ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर ये 0 हो जाएगा, 13 पंचे 13 नहीं 117, 13 नहीं 117 तो हो गया 3 और ये आ गया 0, 13 दूनी 26 बचा 4, ये हो गया 0, 13 दूनी 26, 13 3 39, मतलब कि 2923 और पॉइंट में आएगा, लेकिन इतना अप्रॉक्स आप आंसर ले सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2923 स्लीपर हम लोग करेंगे फिट। ठीक है, आगे ना समझ में, इजी था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना, होमवर्क है। जिसको बन जाएगा वो कमेंट करना और जिसको नहीं बनेगा वो भी कमेंट करना, ठीक है ना। कमेंट नहीं आएगा तो मैं कोई डिस्कस नहीं करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, उसको समझा देता हूँ। 3 मीटर का क्या है आपके पास, रेलवे ट्रैक है, हैविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्लीपर डेंसिटी, ठीक है ना। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों स्लीपर डेंसिटी दे दिया गया है, ठीक है, जो कि कितना है n+2 और n+7 के बराबर है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्लीपर कैन बी सेव्ड इफ वी यूज द लोअर स्लीपर डेंसिटी, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि अपने पास 3 किलोमीटर का ब्रॉड गेज ट्रैक है, जिसमें मिनिमम स्लीपर डेंसिटी आप n+2 ले सकते हैं और मैक्सिमम स्लीपर डेंसिटी n+7 ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन दे दिया गया है कि अगर आप n+2 स्लीपर डेंसिटी का यूज करके बनाएंगे ट्रैक, तो कितना बचत होगा स्लीपर का जब आप n+7 में बनाते। जाहिर सी बात है, n+7 बनाते तो n+7 मतलब कितना हो जाएगा, अगर ब्रॉड गेज ट्रैक है तो 20 स्लीपर का आप यूज करेंगे 13 मीटर लेंथ में, जबकि n+2 मतलब कितना हो जाएगा, सिर्फ कितना स्लीपर का यूज कर रहे हो, 15 स्लीपर का यूज कर रहे हो 13 मीटर लेंथ में। 13 मीटर लेंथ में 15 स्लीपर और इधर 13 मीटर लेंथ में 20 स्लीपर, तो कितने स्लीपर का बचत हो गया, 13 मीटर लेंथ। अरे मैं तो पूरा बता ही डाला, 13 मीटर लेंथ में आपका 5 स्लीपर का बचत हो गया। तो आपको निकालना क्या है, 3 किलोमीटर लेंथ में कितने स्लीपर का बचत होगा करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर भी बना के आंसर बताना। उसके बाद फिर देखते हैं बेलास्ट क्या होता है। बेलास्ट मतलब स्लीपर के नीचे में आप बेलास्ट आएगा, गिट्टी देखे होगे ना, पथरा यार, है ना, तो वही जो है ना, वही बेलास्ट है। बेलास्ट का काम क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, कौन से साइज का होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात उसका फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो लोड को ट्रांसफर करना, कहाँ से लोड आ रहा है आपका, ऊपर से लोड आ रहा है, स्लीपर में ट्रांसफर हुआ, एक्सल लोड रेल से स्लीपर में, स्लीपर से फिर बेलास्ट में ट्रांसफर होता है, फिर बेलास्ट उसको कहाँ ट्रांसफर करता है, सबग्रेड में, नीचे जमीन में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना। ट्रांसफर द लोड टू द बेलास्ट एंड प्रिवेंट द लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द ट्रैक। अब ये जो स्लीपर जो है, स्लीपर देखोगे तो स्लीपर जो रहता है वो इसी बेलास्ट में ढका हुआ रहता है, मतलब कि स्लीपर नीचे धसा रहता है ना, बेलास्ट में ही, बेलास्ट पेक रहता है स्लीपर में। तो बेलास्ट का काम क्या होता है, स्लीपर को उसके जगह में बना के रखना, ठीक है ना, मतलब ट्रैक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब लेटरल हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, वर्टिकल हो गया, किसी भी प्रकार का मूवमेंट से बचाता है ट्रैक को। अगर मूवमेंट होगा किसी भी प्रकार का तो ट्रेन कैसे चलेगा, वो रिजिड है ना, वो जो पटरी है वो अपने जगह में रिजिड है, ठीक है ना, तभी ना उसमें ट्रेन चल पा रहा है, और वो किसके कारण है, वो इस बेलास्ट के कारण ही है, ठीक है ना। तो बस यही है। उसके बाद फिर प्रोवाइड द प्रॉपर ड्रेनेज, और उसके अलावा जो भी पानी वानी गिर रहा है या फिर जो भी पानी आ रहा है बेलास्ट में, उस पानी को ठहरने नहीं देता, वो तुरंत नीचे चल जाता है। तो वही है, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, इलास्टिक तो होता ही है, लोड को ट्रांसफर कर देता है नीचे की ओर। यहाँ पर इलास्टिसिटी मतलब वो वाला इलास्टिसिटी नहीं है ना, बस लोड अच्छे से ट्रांसफर हो जाता है नीचे, उसी से है। और उसके अलावा सुपर एलिवेशन में भी बेलास्ट का हेल्प लगेगा ना, बेलास्ट के हेल्प से ही तो हम लोग थोड़ा सा तिरछा करेंगे अपने वो अलाइनमेंट को, है ना। तो बस यही है। उसके बाद फिर देखते हैं ब्रोकन बेलास्ट टाइप्स में आ गए हम लोग, ठीक है ना, बेलास्ट के टाइप्स में। तो आपके पास ब्रोकन बेलास्ट दिख रहा होगा सामने। ब्रोकन बेलास्ट क्या होता है, तो ब्रोकन बेलास्ट बेस्ड बेलास्ट होता है। ब्रोकन बेलास्ट जो होता है वो इग्नियस रॉक से बन रहा है, मतलब इग्नियस रॉक के जो टुकड़े होते हैं ना, उसी टुकड़े का यूज करते हैं हम लोग बेलास्ट बनाने के लिए। आ गया समझ में। तो सबसे अच्छा बेलास्ट कौन सा है बोलोगे तो ब्रोकन बेलास्ट ही है,
ठीक है, आगे देखते हैं सैंड ब्लास्ट। सैंड ब्लास्ट का यूज हम लोग वहां करते हैं जहां पर ट्रैफिक की डेंसिटी लो होती है। जहां पर ट्रैफिक की डेंसिटी लो होती है वहां पर हम लोग सैंड ब्लास्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर कोल एश ब्लास्ट आता है। ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है ना पिक्चर में, क्योंकि देखे ही होगे सैंड ब्लास्ट में सैंड सैंड ब्लास्ट में सैंड रहेगा, ब्रोकन ब्लास्ट में जो नॉर्मल आप देखते हो वो ब्रोकन ब्लास्ट ही रहता है। कोल एश ब्लास्ट क्या होता है, तो जो फैक्ट्री वगैरह से जो राख निकलता है ना, उसी का यूज हम लोग ब्लास्ट के रूप में कर देते हैं। तो ऐसा नॉर्मल केस में तो कभी नहीं देखे होगे ट्रिक में। इसका यूज हम लोग कहां पर करते हैं, जहां पर आपका वॉशिंग यार्ड होता है, मतलब जहां पर ट्रेन वगैरह धुलता है, तो वहां पर हम लोग कोल एश ब्लास्ट का यूज कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि वो कचरे का यूज हो जाता है, पॉल्यूशन से बच जाता है हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत, और पैसा भी कम लगता है, इकोनॉमिकल भी होता है। तो वही है, इसलिए इसका यूज वॉशिंग यार्ड में कर लेते हैं। और वहां पर तो कोई हाई वो चाहिए नहीं अपने को, ट्रेन तो चलना नहीं है, सिर्फ जाके खड़ा होना है और वॉशिंग होना है, तो इसलिए कोल एश ब्लास्ट यूज कर लेते हैं। उसके बाद फिर लेस कॉस्ट का होता है और रॉ को रिड्यूस करने का काम करता है, और सुटेबल फॉर दी मेटल स्लीपर। मेटल स्लीपर के लिए अनसुटेबल होता है, सुटेबल बोल दिया शायद, तो अनसुटेबल होता है, मतलब सुटेबल बिल्कुल नहीं होता। मेटल स्लीपर में ज्यादा जल्दी से कोरोजन आ जाएगा अगर कोल एश का यूज करोगे तो। उसके बाद फिर ना ब्रिक ब्लास्ट देखते हैं। ब्रिक ब्लास्ट तो कोई काम का नहीं है, ठीक है ना, ये मजबूरी है एक हिसाब से देखा जाए तो। ब्रिक ब्लास्ट तभी यूज करेंगे जब स्टोन ब्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। स्टोन मतलब वही ब्रोकन ब्लास्ट देखे ना ऊपर में, जो सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है, वो अगर प्रेजेंट नहीं है, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो अपने को ब्रिक ब्लास्ट यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं मुर्रूम ब्लास्ट के बारे में। मुर्रूम भी जान ही रहे होगे यार, गोल गोल बढ़िया सा रहता है, लाल लाल, ठीक है ना, कत्था कलर का रहता है, ठीक है ना, गेरुआ रंग बोलते हैं, गेरुआ वाला गाना सुने, वही वाला टाइप का, ठीक है ना। तो क्या होता है ये मुर्रूम, अब सही बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं पता, उसको रेडियस ऑरेंज कलर बोल रहे हैं टेक्निकल टर्म में, ठीक है ना। तो रेडियस ऑरेंज कलर का होता है, और इसका यूज हम लोग सबग्रेड में करते हैं जनरली। जनरली इसका यूज सबग्रेड में कर सकते हैं, ऊपर में ब्लास्ट के रूप में यूज नहीं करते, ब्लास्ट कुशन में इसका यूज नहीं करते हैं। यूज्ड वेयर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज लेस, और इसका यूज अगर ब्लास्ट में कर रहे हैं तो वहां करते हैं जहां पर अपने को ट्रेन का स्पीड ज्यादा ना हो, ठीक है ना। और एक्सियल लोड जहां पर लेस हो, मतलब कि एक्सियल लोड भी लेस हो और ट्रेन का स्पीड भी जब कम हो, तो वहां पर हम लोग मुर्रूम ब्लास्ट का यूज कर सकते हैं। अब कुछ कोडल प्रोविजंस हैं यार, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला बोल रहा है कि डेप्थ ऑफ ब्लास्ट। डेप्थ ऑफ ब्लास्ट मतलब समझ रहे हो ना, एक मैं ब्लास्ट सेक्शन बना देता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो ये आपका ब्लास्ट सेक्शन हो गया, तो ये ब्लास्ट सेक्शन का क्या हो जाएगा, ये आपका डेप्थ हो जाएगा क्या, ठीक है ना, इसको डी लिख देता हूँ। विड्थ क्या हो जाएगा ब्लास्ट सेक्शन का, ये विड्थ हो जाएगा क्या, है ना, अब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, तो डेप्थ ऑफ द ब्लास्ट सेक्शन जो होता है वो 20 से 25 सेंटीमीटर लगभग, मतलब 1 फुट या फिर उससे थोड़ा कम 25 सेंटीमीटर का हो रहा है। और 1 मीटर क्यूब ऑफ द प्लान यूजेस द ब्लास्ट ऑफ 1.4 मीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम है एक हिसाब से, तो उसमें अच्छा थोड़ा सा सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं, एक हिसाब से देखा जाए तो 40% हम लोग ज्यादा लेके चलते हैं कि अगर वॉल्यूम आपका 1, क्योंकि अपने को कॉम्पैक्ट भी तो करना है ना उसको, किसको, ब्लास्ट को कॉम्पैक्ट करेंगे ताकि वो प्रॉपरली पैक हो, तो इसलिए 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम में 1.4 मीटर क्यूबिक ब्लास्ट का यूज करते हैं। मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कितना होता है, तो मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकालने का एक तरीका है। वैसे तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि 20 से 25 सेंटीमीटर वेरी करता है, देखा जाए तो नीचे मैं और बताऊंगा कि 20 सेंटीमीटर मीटर गेज के लिए और 25 सेंटीमीटर ब्रॉड गेज के लिए जनरली हम लोग मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट रखते हैं। और एक तरीका भी है निकालने का, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एस माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2। एस माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2 से हम लोग मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। एस यहाँ पर स्पेसिंग ऑफ स्लीपर है और डब्ल्यू जो है विड्थ ऑफ स्लीपर है। स्पेसिंग ऑफ स्लीपर मतलब दो स्लीपर के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्पेसिंग ऑफ स्लीपर होता है, और विड्थ ऑफ स्लीपर मतलब जो स्लीपर का विड्थ है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को बना लो जल्दी से, ठीक है ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकाल के बताओ। मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास ब्रॉड गेज ट्रैक है, वुडन स्लीपर यूज कर रहे हैं, वुडन स्लीपर का डायमेंशन दे दिया है और स्पेसिंग ऑफ स्लीपर भी दे दिया है, स्लीपर की स्पेसिंग। तो एस माइनस डब्ल्यू, एस की जगह में मैं 75 रख दूंगा और डब्ल्यू की जगह में मैं कितना रख दूंगा, 25 रख दूंगा, क्योंकि विड्थ आपका 25 है, 13 डेप्थ है, और ये डायमेंशन से समझ में आता होगा ना, लेंथ विड्थ और डेप्थ, ये आपका एल है, ये डब्ल्यू है और ये क्या है, डी है,
उसको बी लिख डाला हूं मैं, इसको डी कर लो, है ना। तो उसके बाद फिर एस माइनस ये कर देंगे, 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 50/2 मतलब 25 सेंटीमीटर, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साइज ऑफ बेलास्ट ऑन इंडियन रेलवे। देखो बेलास्ट की जो साइज होती है वुडन स्लीपर के लिए 50 mm, जबकि स्टील स्लीपर के लिए 38 mm होता है। फिर से बोल दूं क्या, वुडन स्लीपर के लिए हम लोग 50 mm और जबकि स्टील स्लीपर के लिए 38 mm साइज ऑफ बेलास्ट रखते हैं। साइज नॉर्मल साइज मतलब नहीं समझ रहे हो, उसका डायमीटर बोल लो एक हिसाब से। अब वो सर्कुलर शेप का तो होगा नहीं, इसलिए डायमीटर नहीं बोल रहे हैं, साइज बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो साइज ऑफ दी जो बेलास्ट है वो वुडन स्लीपर के लिए 50 mm का होता है, हाँ, और स्टील स्लीपर के लिए 38 mm का होता है। जबकि साइज ऑफ द बेलास्ट इंडियन रेलवे में जब पॉइंट एंड क्रॉसिंग में यूज करने की बात करूंगा तो 25 mm होता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग में बेलास्ट की साइज कितनी होती है, तो 25 mm होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द बेलास्ट। ये सब मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये सब आईएएस कोड में दिया हुआ है। स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द बेलास्ट कितना होता है। स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द बेलास्ट ऊपर में मैं समझाया था, विड्थ ऑफ द बेलास्ट किसको बोल सकते हो, ठीक है, डायग्राम बना के। तो विड्थ ऑफ द बेलास्ट ब्रॉड गेज के केस में आपका 3.35 मीटर होता है, जबकि मीटर गेज के केस में 2.3 मीटर होता है। ये सब क्वेश्चन अचानक से बन जाते हैं कभी कभार, ठीक है, जनरली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भी नहीं बोलूंगा, लेकिन कभी कभार अचानक से, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग दूसरे स्टूडेंट से आगे चल देंगे जो ये सब नहीं पढ़े रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग याद करके चलो कि 3.35 मीटर जो होता है विड्थ ऑफ द बेलास्ट ब्रॉड गेज के लिए होता है, जबकि 2.3 मीटर किसके लिए होता है। इसको अप्रॉक्स याद कर लो, 2.3 3.3 2.3 3.3 2.3 किसके लिए, मीटर गेज के लिए, और 3.3 किसके लिए, ब्रॉड गेज के लिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखते हैं मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट। मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट ऊपर में सबसे पहला पॉइंट मैं बताया था, मीटर गेज मतलब 20 से 25 सेंटीमीटर तक वेरी करता है, तो वही है मीटर गेज के लिए यहाँ पर दोबारा लिखा गया है। तो मीटर गेज के लिए आपका कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, और जबकि ब्रॉड गेज के लिए 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं, रेलवे फास्टनिंग की बात करते हैं, एंड फिक्सर्स की बात करते हैं। फास्टनिंग एंड फिक्सर्स मतलब जिसके हेल्प से हम लोग दो रेल को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। दो रेल को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं या फिर रेल को स्लीपर से जोड़ रहे हैं, तो ये सब के लिए जिस प्रकार के फास्टनिंग की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो है आपका फिश प्लेट है। फिश प्लेट आपको सामने दिख रहा होगा डायग्राम में। फिश प्लेट क्या काम करता है, दो रेल को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो वही लिखा गया है, यूज टू ज्वाइन द टू रेल और टू मेंटेन द कंटिन्यूटी। मतलब कि अब वो जो रेल है वो बहुत लंबा हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन करने में और हेवी भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसके कारण प्रॉब्लम जाएगा, ठीक है ना, उसको लेइंग करने में प्रॉब्लम जाएगा। तो इसलिए वो टुकड़े टुकड़े में होता है, और हम लोग जानते हैं कि ब्रॉड गेज 13 मीटर का होता है और मीटर गेज 12 मीटर का होता है। लेकिन अपने को तो रेलवे ट्रैक बहुत लंबा होता है, कईयों किलोमीटर तक, तो उसको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा फिश प्लेट की हेल्प से। इट शुड बी एबल टू रेजिस्ट द वर्टिकल स्ट्रेस, ठीक है ना। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं आप, फिश प्लेट एक जॉइंट है, मतलब कि दो रेल को एक रेल की तरह बिहेव करने में मदद करेगा फिश प्लेट। तो फिश प्लेट कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए, हाई रेजिस्ट ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सके ऐसा होना चाहिए। तो वही लिखा है, शुड बी एबल टू रेजिस्ट द वर्टिकल स्ट्रेस एंड लेटरल स्ट्रेस, वियर वगैरह को रेजिस्ट कर सके, ऐसा होना चाहिए आपका फिश प्लेट। उसके बाद बीरिंग प्लेट क्या होता है। बीरिंग प्लेट में पिछले क्लास में मैं बताया था कि बीरिंग प्लेट का बढ़िया से, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फ्लैट फुटेड रेल पढ़ रहे थे, तो बताया था ये बीरिंग प्लेट है, ठीक है, ये इलास्टिक स्पाइक है, ऐसा करके बताया था। तो बीरिंग प्लेट जो होता है ना, बीरिंग प्लेट वुडन स्लीपर में तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बोला था फुट, अगर फ्लैट फुटेड रेल यूज कर रहे हो तो इसमें पहला पॉइंट यही लिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर ओवर द वाइड एरिया। मतलब कि बीरिंग प्लेट का काम क्या होता है कि ऊपर से आने वाला जो लोड है, मतलब एक्सल लोड है, उसको बढ़िया से ट्रांसफर करना स्मूथली, मतलब वाइड एरिया में ट्रांसफर करना, ठीक है ना। वाइड एरिया में ट्रांसफर करेगा तो फेलवर का चांसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का, प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है वाइड एरिया में। ऑल्सो प्रिवेंट द वाइडनिंग ऑफ द गेज ऑन द कर्व, ठीक है, मतलब कि गेज को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है ना, गेज को मेंटेन करने का काम करता है, और खास करके कहां पर, कर्व में या फिर मोड़ में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कर्व में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आउटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेन जाने की कोशिश करेगा, और ये बीरिंग क्या करता है, उस पटरी को उसके जगह में बनाए रखता है। उसके बाद फिर देखते हैं फ्लैट फुटेड रेल अंडर वुडन स्लीपर। वही चीज है कि फ्लैट फुटेड रेल में अगर वुडन स्लीपर के साथ फ्लैट फुटेड रेल यूज कर रहे हो तो बीरिंग प्लेट बहुत ज्यादा
कंपल्सरी हो जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं स्पाइक। स्पाइक बहुत सारे प्रकार के स्पाइक होते हैं। स्पाइक का काम क्या होता है, तो इसको रेल को स्लीपर के साथ फिट करने का काम होता है। फिर से बोल रहा हूँ, स्पाइक बहुत सारे प्रकार के होते हैं और सभी प्रकार के स्पाइक का एक ही काम होता है कि रेल को स्लीपर के साथ बढ़िया से फिक्स करके रखे, ठीक है ना, रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो स्क्रू स्पाइक होता है, डॉग स्पाइक होता है, इलास्टिक स्पाइक को ही हम लोग स्प्रिंग स्पाइक बोलते हैं, राउंड स्पाइक होता है। तो एक एक करके देखेंगे। स्क्रू स्पाइक बस डायग्राम मतलब पिक्चर दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। डॉग स्पाइक के बारे में याद रखना। डॉग स्पाइक जो होता है वुडन स्लीपर के साथ डॉग स्पाइक का यूज करते हैं। ये पूछता है एग्जाम में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। डॉग स्पाइक का यूज वुडन स्लीपर के साथ यूज करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, डॉग स्पाइक का यूज वुडन स्लीपर के साथ यूज करते हैं और फ्लैट फुटेड रेल में यूज करते हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ कि फ्लैट फुटेड रेल के साथ क्या है आपका, अगर वुडन स्लीपर यूज कर रहे हो, फ्लैट फुटेड रेल के साथ अगर आप वुडन स्लीपर यूज कर रहे हो तो वहां पर कौन सा स्पाइक यूज करेंगे, डॉग स्पाइक का यूज करेंगे। इलास्टिक स्पाइक को ही स्प्रिंग स्पाइक बोलते हैं, जो आपको दिख रहा होगा ये ऐसा टाइप का स्प्रिंग स्पाइक होता है, ठीक है। इसको आगे स्लाइड में बता भी दूंगा। और उसके बाद राउंड स्पाइक जो होता है ये आपको दिख रहा होगा, ऐसा करके राउंड स्पाइक होता है। सबका काम क्या होता है, तो पटरी को स्लीपर के साथ जोड़े रखना। उसके बाद फिर यूज्ड इन वुडन स्लीपर, इसका भी यूज वुडन स्लीपर में करते हैं। तो अंतर क्या है, डॉग स्पाइक का भी यूज वुडन स्लीपर में कर रहे थे। तो इसमें क्या है, बुल हेडेड रेल, ठीक है ना। ऊपर में क्या था, फ्लैट फुटेड रेल था डॉग स्पाइक में, और जबकि राउंड स्पाइक में क्या है, जब बुल हेडेड रेल के साथ जब स्लीपर का यूज करेंगे। अच्छा, ये बुल हेडेड रेल ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। जो नहीं पढ़ा है वो देख सकता है लेक्चर को, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो यूज्ड इन वुडन स्लीपर विथ बुल हेडेड रेल, ठीक है। तो बुल हेडेड रेल में के साथ जब वुडन स्लीपर यूज कर रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कौन सा स्पाइक यूज करेंगे, राउंड स्पाइक का यूज करेंगे। अब ये आपको दिख रहा है भाई, किसका पिक्चर दिख रहा है, डॉग स्पाइक और स्क्रू स्पाइक। ये दोनों जो दिख रहे हैं ये आपके डॉग स्पाइक हैं, ठीक है, डॉग स्पाइक हैं। और ये दोनों जो दिख रहे हैं वो स्क्रू दिख रहा है ना, स्क्रू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्रू स्पाइक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके दिखा दूं क्या। तो ये पटरी है, पटरी के नीचे में आपको ये स्लीपर दिख रहा है। तो दोनों को एक दूसरे, ये बीरिंग प्लेट है, ये जो है आपका बीरिंग प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये जो दिख रहा है डॉग स्पाइक है, ये क्या है आपका, डॉग स्पाइक है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये फ्लैट फुटेड रेल है। मैं क्या बोला था, जब फ्लैट फुटेड रेल रहेगा और वुडन स्लीपर का यूज करोगे फ्लैट फुटेड रेल में, तो कौन सा स्पाइक यूज करोगे, डॉग स्पाइक का। तो यही आपका डॉग स्पाइक है। ये नीचे में धस जाएगा और यहाँ पर उसको क्या करके रखेगा, ये पटरी को कनेक्ट करके रखेगा, ठीक है ना, उसके जगह में। आ रहा है समझ में, ये थोड़ा सा निकला हुआ रहता है ना, ये देखो, ये थोड़ा सा निकला हुआ है ना, इस तरफ, ये इस तरफ निकला हुआ है। तो वो क्या करता है, फ्लैट फुटेड होने के कारण वो अपने जगह में बना रहता है, ठीक है। आगे समझ में, ऐसी बहुत सारे स्पाइक हर एक स्लीपर में रहेगा, जिसके कारण वो अपने जगह में बना हुआ रहेगा। अब आगे देखते हैं। ये आपको सामने दिख रहा होगा इलास्टिक स्पाइक, ठीक है ना। ये कौन सा स्पाइक दिख रहा है आपको, इलास्टिक स्पाइक दिख रहा है, ठीक है। और ये नीचे में आपका बीरिंग प्लेट है, ये जो है बीरिंग प्लेट है, ये इलास्टिक स्पाइक है, ठीक है। फ्लैट फुटेड रेल को स्लीपर के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब ये जो आगे दिख रहा है आपको फिश प्लेट, अच्छा, फिश प्लेट का उस समय पिक्चर नहीं दिखा पाया था, तो इधर है आपका। तो ये फिश प्लेट है। फिश प्लेट का काम क्या होता है, दो रेल को एक दूसरे से जोड़ के रखना, ठीक है ना। ये फिश प्लेट है, ठीक है। फिश प्लेट के बारे में आपको पूछता है कि कितने आपका इसका यूज करते हैं, क्या बोलेंगे इसको, नट बोल्ट का यूज करते हैं। तो आपके कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। तो 4 इस तरफ है और 4 जो है इस तरफ है। आ रहा है समझ में, अच्छा सॉरी गलत बोल दिया, सिर्फ 4 का यूज करेंगे ना। ये नट बोल्ट कितने का यूज करेंगे, 4 का। इस तरफ आपका तो वही रहेगा ना, मतलब इधर से आपका इस तरफ से नट डालोगे और इधर से आप क्या कर रहे हो, कस रहे हो। तो एक ही नट बोल्ट हुआ, एक नट बोल्ट, 2 3 और ये 4, टोटल कितने हो गए, 4। तो एक फिश प्लेट में कितने होते हैं पूछता है नट बोल्ट, तो 4 नट बोल्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर से आपको पता चल गया क्या, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं ट्रैक सर्किटिंग क्या होता है। ट्रैक सर्किटिंग मतलब, सर्किटिंग मतलब समझ रहे हो ना, सर्किटिंग क्या होता है उसको आगे देखते हैं। सिंपल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस है वो, प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द ट्रेन इन द रेलवे ट्रैक। मतलब ट्रैक सर्किटिंग की हेल्प से हम लोग पता करते हैं कि पटरी में ट्रेन कहाँ पर है।
ठीक है ना, मतलब पटरी में जब ये रहेगा ना तो ट्रैक सर्किटिंग से पता चलता है कि ट्रेन अभी वहां पर प्रेजेंट है। देखे होगे ना कहीं पर, कभी तो देखे होगे पता नहीं। तो जब आप जाओगे ना मतलब ऑफिस वगैरह में रेलवे, तो वहां पर एक सिग्नलर होता है, सिग्नलर, उसका काम यही होता है, वो देखते रहता है कि ट्रेन कहाँ पर है पटरी में। ठीक है ना, उसी हिसाब से तो वो बता पाएगा, सिग्नल दे पाएगा। ठीक है ना, तो सिग्नलर का काम क्या होता है, सिग्नल को रेड ग्रीन वो दुनिया भर करना, ठीक है ना, कंट्रोल करना मतलब सिग्नल को। तो ट्रैक सर्किटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना, ट्रैक सर्किटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्या काम होता है समझ में आ गया ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब लेंथ ऑफ ब्रीदिंग सेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। लेंथ ऑफ ब्रीदिंग सेक्शन मतलब क्या होता है कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है स्लीपर की स्पेसिंग अलग है। ठीक है ना, यहाँ पर इस वाले लेंथ में, इस वाले लेंथ में जितनी होनी चाहिए उतना ही है, लेकिन इस वाले सेक्शन में, बीच वाले सेक्शन में स्लीपर की स्पेसिंग बढ़ गई है। तो ऐसा लेंथ जहां पर स्लीपर की स्पेसिंग ज्यादा है, उसी को हम लोग लेंथ ऑफ ब्रीदिंग सेक्शन बोलते हैं। लेंथ ऑफ ब्रीदिंग सेक्शन बोलते हैं, ऐसा हम लोग एक्सपांशन प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो उसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ याद रखना कि लेंथ ऑफ ब्रीदिंग सेक्शन में आपका स्पेसिंग ऑफ स्लीपर ज्यादा होता है। इस चीज को याद रखना, लेंथ ऑफ ब्रीदिंग सेक्शन में स्लीपर की स्पेसिंग ज्यादा होती है। और इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, लेंथ ऑफ ब्रीदिंग सेक्शन को निकालने का एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, n-1 इंटू एस से निकालते हैं। एन आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्लीपर हो जाएगा, और एस जो है स्लीपर स्पेसिंग हो जाएगा। एन जो है नंबर ऑफ स्लीपर हो जाएगा, और एस जो है स्लीपर की स्पेसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का क्लास खत्म करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।